एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज कोर्ट में इतना हंगामा हो रहा था पर मेरा दिल बड़े सुकून में था। मैं उस औरत को इतना लाचार देख रहा था, मुझे बड़ा सुकून था। लेकिन जब मैंने पप्पू को जज से बहस करते देखा तो मेरा सर चकरा गया। उस औरत के लिए वह इतना कुछ जज से कह रहा था। आखिरकार जज ने उस औरत को जमानत दे दी और पप्पू उसे लेकर अपने घर चला गया और उसी दिन पप्पू ने उससे निकाह कर लिया। लेकिन मैं पप्पू से बहुत खफा था क्योंकि उस औरत पर कोर्ट में मुकदमा मैंने ही दर्ज किया था और पप्पू मेरी बीवी का सगा भाई था, मेरा साला था। मेरे खिलाफ उस औरत के लिए खड़ा हो गया और उस औरत की जमानत करा ली। पर मुझे भी सुकून था क्योंकि उस औरत को अपने गुनाहों की सज़ा उसे मिल रही थी। उसे ज़्यादा और क्या चाहिए था। वह बिस्तर पर लाचार थी, उसको हरदम किसी की मदद की ज़रूरत थी। पर मैंने अपनी बीवी को सख्ती से मना कर दिया था कि वह अब कभी भी पप्पू के घर नहीं जा सकती और ना ही पप्पू मेरे घर आ सकता है। मेरी बीवी सीधी सादी थी और मुझसे बहुत प्यार भी करती थी। वो मेरे खिलाफ कभी जा भी नहीं सकती थी। आज मैं इस कदर गुस्सा था और अपने पुराने दिनों को सोच रहा था। मेरा नाम आफताब है। मैं कई सालों से अमेरिका में नौकरी कर रहा था। परदेश में तन्हाई काटना कितना मुश्किल होता है ये बात हम परदेसी ही जानते हैं। और मैं तो परदेश में रहकर भी दिन रात अपनी पत्नी की फिक्र में लगा रहता था। मेरी माँ के देहांत के बाद वह बिल्कुल तनहा रह गई थी। मेरी और सबा की शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। हमारी मोहब्बत इंस्टाग्राम पर शुरू हुई थी और जब मैं छुट्टी पर हिंदुस्तान आया तो मैंने उससे शादी कर ली थी और फिर नौकरी के खातिर मुझे दोबारा से वापस अमेरिका पहुंचना था। इसलिए मैं शादी के 4 महीने के बाद उसे माँ के पास छोड़कर अमेरिका आ गया था। मेरी माँ काफ़ी सालों से मेरे बगैर अकेले रह रही थी। जब मेरी बीबी सबा शादी होकर उनके साथ रहने लगी तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं दंग रह गया था। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। सबा ने मुझे बताया कि मेरी माँ को बहुत सारी बीमारियाँ हैं और वो मुझसे अपनी बीमारियों की बातें छुपाती है। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया था क्योंकि मैं तो यही समझता था कि मेरी माँ हट्टी कट्टी और अकेली अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं। सबा ने मुझे बताया कि मम्मी मेरी परेशानी का सोचकर मुझे कुछ नहीं बताती थी, इसलिए वह भी उनसे इस बारे में कोई बात ना करे। सबा ने मुझे ये सब कुछ बता दिया और फिर उसने माँ के इलाज के लिए मुझसे बहुत ज़्यादा पैसे मंगवाए और माँ का इलाज शुरू करवा दिया। सबा बहुत पाबंदी से मुझसे फ़ोन पर बातें करती रहती थी और माँ की तबीयत के बारे में मुझे बताती रहती थी। मैं खुश हो जाता था। मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर ली थी जो मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। जब भी अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता या इजहार करता तो पता चलता कि माँ सो रही हैं और सबा वीडियो कॉल पर सोती हुई मेरी माँ को मुझे दिखाया करती थी। मुझे तसल्ली हो जाता था। मेरी शादी को चौथा महीना था। स्टोर में मैं अपने कामों में बिजी था जब एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे जाकर बताया तेरे घर से फ़ोन आया है। तब मैं जल्दी काम छोड़कर टेलीफोन की तरफ भागा था। मैं अमेरिका की जिस कंपनी में काम कर रहा था वहाँ नौकर को मोबाइल फ़ोन रखने की परमिशन नहीं थी, इसलिए दिन के टाइम जब भी घर से फ़ोन आता तो दफ्तर के नंबर पर ही आता था। लेकिन दिन के टाइम फ़ोन किसी बहुत ज़रूरी बात के लिए ही आया करता था, इसलिए मैं घबरा कर दौड़ा था। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया दूसरी तरफ से सबा की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी थी। मैं एकदम परेशान हो गया था और कहा कि बताओ तो सही क्या हुआ है। और वह रोते हुए कह रही थी आफताब, हम पर क़यामत टूट पड़ी है। माँ का देहांत हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तुम बस वापस आ जाओ। सुना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैंने गुस्से में उसे डांटा और कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम कैसी बातें कर रही हो। मैं अभी 4 महीने पहले ही अपनी माँ को बिल्कुल ठीक ठाक छोड़कर आया था। मैं मानता हूँ कि वो बीमार थी, लेकिन इस तरह की बीमारी भी नहीं थी यूँ अचानक मुझे छोड़कर चली जाएंगी। मैं तो अपने आप पर काबू खो बैठा था। मेरे हाथ से रिसीवर छूटकर नीचे गिर गया था। मेरे दोस्तों ने मुझे जैसे तैसे संभाला था। फिर कंपनी के मालिक से बात की और मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई। मैं अगले ही फ्लाइट से घर लौटा तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखकर बहुत रोने लगा था। मैं इतना बदनसीब था कि अपनी माँ से आखिरी मुलाकात भी नहीं कर पाया था। मैं तो बस परदेश में रहकर पैसे कमाता और उनके अकाउंट में भेज दिया करता था। वह यहाँ क्या करती हैं, क्या हाल थे, मुझे कुछ नहीं मालूम था। अगर मेरी पत्नी मुझे उनकी बीमारी के बारे में ना बताती तो शायद मैं बिल्कुल नहीं जान पाता। सबा ने मुझे बहुत मुश्किल से संभाला और जब 1 हफ्ते बाद मुझे वापस अमेरिका जाना था तब मैं ये सोचकर परेशान हो गया था कि अब मैं सबा को किसके सर पर छोड़कर जाऊंगा। उसके माँ बाप का घर दूसरे शहर में था और उसका यहाँ कोई भी नहीं था। दूसरे शहर में भी बस एक भाई था
जिसे सबा की कोई खास फिक्र नहीं थी, इसलिए वह अपने मायके कभी नहीं जाना चाहती थी। मैं भी ये नहीं चाहता था कि मेरे घर को अब ताला लगे। मेरा बस चलता तो मैं उसे भी अपने साथ अमेरिका लेकर जाता, मगर मैं खुद कंपनी के तरफ से दिए गए छोटे से अपार्टमेंट में ही रह रहा था, जहाँ मेरे साथ और भी लड़के रहते थे। मेरी इनकम इतनी नहीं थी कि मैं अपनी बीवी को अपने साथ ले जाता या अमेरिका की महंगी लग्जरी ज़िंदगी अफोर्ड कर पाता। मेरा ख्याल था मैं कुछ ही साल में इतना पैसा कमाकर यहाँ बैठ सकता हूँ कि हम दोनों सारी ज़िंदगी आराम से कोई कारोबार करके यहाँ गुजारा कर सकते थे। फिर मुझे कभी दोबारा परदेश काटने नहीं जाना पड़ता। इसलिए बहुत सोच समझकर मैंने एक अजनबी से बातचीत की और एक गार्ड को अपनी पत्नी के लिए रखवा दिया और माँ का सब कुछ सबा के नाम कर दिया, ताकि वे आसानी से बैंक से मेरे भेजे हुए पैसे हासिल कर सकें। मैंने उसे कह दिया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेजूंगा, उन सबको वह जमा करती रहे और फिर कुछ साल में अमेरिका की नौकरी छोड़ दूंगा और यहाँ आकर कोई कारोबार खड़ा कर लूँगा। ये सुनकर वह बहुत खुश हो गई थी। मैंने सबा के अकाउंट में बहुत सारे पैसे डलवा दिए थे, लेकिन जब उसे छोड़कर जाने का टाइम आया तो इतना कुछ करके भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मैं अमेरिका में जब भी काम से फ्री होता तो अपनी बीवी को फ़ोन करता, लेकिन कभी वो बात कर पाती तो कभी काम में बिजी हो जाती। पिछले कुछ दिनों से वो बहुत थकी थकी लगती थी। मुझे लगता था जैसे उसे कोई तकलीफ़ है या कोई बीमारी हो। मेरे पूछने पर वह कुछ न बताती और फिर एक दिन अचानक ही फ़ोन आया। मुझे ऐसी खबर मिली कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी माँ के देहांत को 5 महीने बीते थे और एक बार फिर मेरी ज़िंदगी उलट कर रह गई थी। ये फ़ोन मेरे साले का था। उसने मुझे बताया कि सबा की अचानक इंतकाल हो गया है। वह पिछले कुछ दिनों से किडनी के प्रॉब्लम से परेशान थी और फिर पता चला कि उनके दोनों किडनी पूरी तरह से ख़राब हो गया है। वह बराबर इलाज भी करवा रही थी, लेकिन शायद मौत ही उसके नसीब में थे। अपने साले की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। सबा की मौत ने मुझे हिलाकर रख दिया था, क्योंकि मैंने उससे लव मैरिज की थी और बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को शादी के लिए तैयार किया था। इस सदमे ने मुझे बेहाल करके रख दिया था। इस बार मुझे कंपनी ने छुट्टी देने से मना कर दिया, क्योंकि 5 महीने पहले ही तो मैंने छुट्टी लेकर गया था। अमेरिका के कानून बड़े ही सख्त थे। यहाँ नौकरी में बार बार छुट्टी का मिलना इतना आसान नहीं था, इसलिए मजबूरी में वो नौकरी छोड़ दी और बीवी का 40वां करने के लिए घर लौट आया। लेकिन घर पहुंचकर मुझे एक और धक्का लगा था। घर के बाहर जो गार्ड खड़ा था उसने मुझे सलाम दुआ किया और बताया, मैडम को दफना दिया गया है और उनके घर वाले वापस दूसरे शहर चले गए हैं। ये सुनकर मैं बिल्कुल ही हैरान रह गया था। मेरे ससुराल वालों ने मेरी वापसी का भी इंतज़ार नहीं किया था। मेरे आने में 24 घंटे ही लगे थे। मेरी बीवी को दफना भी दिया गया था। मैंने गुस्से में अपने साले को फ़ोन मिलाते हुए कहने लगा, सबा मेरी बीवी थी। वह कहने लगा कि सबा की कंडीशन बहुत ख़राब थी, उसकी मैयत को ज़्यादा देर नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसका कफन दफन करना बहुत ज़रूरी था। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया था। मैं पूरी तरह बिखर चुका था। अपनी माँ से आखिरी वक्त में बात ना कर पाने का गम था। अब मैंने अपनी बीवी की शक्ल भी नहीं देख पाया था। मैं चक्कर खाकर गिरने ही वाला था कि गार्ड ने मुझे संभाला और मेरे कमरे तक मुझे पहुंचा दिया। घर बिल्कुल सूना पड़ा था। आज तक मैंने अपने घर में ऐसी डर महसूस नहीं किया था। जहाँ नज़र उठाता मुझे सबा की याद आ जाती। मेरी माँ का कमरा भी बंद था। मैं अपने कमरे में चला गया। मुझे कुछ होश नहीं था। मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ। मेरी तो दुनिया ही उलट गई थी। ना मेरी माँ रही, ना मोहब्बत करने वाली बीवी। मैं जाता तो कहाँ जाता। नौकरी भी छोड़ाया था। मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। मैंने अपने साले को दोबारा फ़ोन करने की कोशिश की, ताकि उससे बारीकी से पूछ सकूं आखिर हुआ क्या था। आखिर सबा अचानक कैसे मर गई, फिर उसका कफन दफन कौन सी कब्रिस्तान में हुई थी। मुझे तो ये भी पता नहीं था। मैं कम से कम उसकी कब्र पर जाकर उससे बात तो कर सकता, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि उसने मुझसे बातचीत ही ख़त्म कर दी थी। सारा टाइम अपने घर में बंद रहता था। मेरा गार्ड आकर मुझे खाने पीने का पूछ लेता था। उसका नाम पप्पू था। वह बहुत ईमानदार था। कभी मैं उसे मना कर देता तो खुद ही ज़बरदस्ती मुझे खाना खिलाकर चला जाता था। मुझे हिंदुस्तान आए हुए पूरे 20 दिन बीत गए थे, लेकिन मेरी हालत में कोई फ़र्क नहीं आया था। आखिरी दीदार ना सही, लेकिन अगर मुझे अपनी बीवी की कब्र की मिट्टी ही मिल जाती तो शायद मुझे करार आ जाता। लेकिन मैं तो उससे भी महरूम था। 20 दिन के बाद मेरी हालत कुछ संभली तो मैं अपनी माँ के कमरे में गया और अपनी माँ के तकिए को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। मेरा सारा बदन बुखार में तप रहा था। मैं बिल्कुल बेहाल था। मेरा गार्ड किसी काम से मेरे पास चला आया। मेरी ऐसी हालत देखकर वह परेशान हो गया। उसने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया।
मैं रोता चला जा रहा था। मैंने रोते हुए उसको बताया कि मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। माँ ने मुझे अपनी सारी जवानी लगाकर अकेले पाला था, क्योंकि मेरे बाप का बहुत पहले ही इंतकाल हो गया था। मैं अपनी माँ के पास आखिरी पल में मौजूद नहीं था। यही दुख मुझे जीने नहीं देता था। मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं पैसों की खातिर उसे भी छोड़कर चला गया था। और देखो ना, मेरी बीवी भी मुझसे जुदा हो गई। ये सब शायद मेरे गुनाहों की सज़ा है। अगर मैं अपनी माँ की सेवा करता, यहीं रहता, तो शायद आज ये सब ना हुआ होता। मेरा दुख देखकर वह गार्ड मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा, मालिक, खुदा के लिए खुद को संभालिए। इस तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो। जाने वाले के पीछे इस तरह अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देना कोई अक्लमंदी तो नहीं है। लेकिन मुझ पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। तब वो रोते हुए कहने लगा, मालिक, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह बहुत ज़बरदस्ती करके मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। जैसे ही मैं उसके घर में दाखिल हुआ, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसके घर की दीवारों पर जगह जगह मेरी बीवी की तस्वीर मौजूद थी, जिसमें वह पप्पू के साथ बड़े ही बेहुदा अंदाज में खड़ी थी। मैं हैरानी से उसके तस्वीरों को देख रहा था। अगले ही पल मैंने पप्पू का गिरेबान पकड़ लिया और कहा, ये सब क्या है? तुम कौन हो और मेरी बीवी के साथ इस तरह बेहुदा पिक्चर क्यों खिंचवा रखी है? गुस्से से मेरा दिमाग चकरा गया था। पप्पू ने मुझे चारपाई पर बिठाया और कहने लगा कि मालिक, मैं सब कुछ बताता हूँ, आप बैठ जाओ। वह खुद भी मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया। उसका सर झुका हुआ था। वह एक 28 साल का लड़का था, जिसे आज मैंने पहली बार इतने गौर से देख रहा था। मेरे अंदर एक आग लगी हुई थी। उसका मेरी बीवी के साथ इस तरह का बेहुदा तस्वीर मुझे जलाकर राख कर रहा था। मैं जानना चाहता था उन दोनों के बीच क्या संबंध था। पप्पू ने धीरे से मुझे बताना शुरू किया। सबा और पप्पू एक ही इलाके में रहा करते थे। वह शुरू से ही सबा से मोहब्बत करता था। सबा ने भी बाकायदा उससे इजहार मोहब्बत कर दिया था। लेकिन फिर अचानक ही सबा की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वह कॉलेज जाने लगी तो उसकी सोच और बातचीत में बहुत फ़र्क आ गया था। वह हमेशा ऊंची हवाओं में उड़ने लगी, बड़ी बड़ी बातें करने लगी। उसे किसी ऐसे लड़के से शादी करना था जिसे शादी करके उसकी ज़िंदगी बदल जाती। उसकी फैमिली में सिर्फ एक उसका भाई था और वह भी अपनी दुनिया में मगन रहता था। दोनों ही बहन भाई एक दूसरे से बहुत दूर थे, इसलिए सबा पर कोई रोक टोक लगाने वाला कोई नहीं था। जब मैंने अपना रिश्ता सबा के लिए भेजा तो उसने मेरी मोहब्बत को ये कहकर ठुकरा दिया, वो मुझ जैसे गरीब लड़के से शादी नहीं कर सकती। उसके मना करने से जहाँ मेरे माँ बाप की इज्जत को धक्का लगा था, वहीं मेरी मोहब्बत का भरम भी टूट गया था। ये सारी तस्वीर उन्हीं दिनों की है जब वो मेरी मोहब्बत के गुण गाया करती थी। फिर उसने मुझसे अपना दामन भी छुड़ा लिया था, मगर मैं उसकी यादों से ना निकल सका और उसके गम में घुलने लगा था। मैंने उसके आगे हाथ पांव जोड़े। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, दिन रात मेहनत करके मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा जीवन दे सकता हूँ। लेकिन वह तो राजी ही नहीं हुई। और फिर कुछ ही महीने के बाद मुझे पता चला कि उसने किसी दुबई कमाने वाले लड़के से शादी कर ली। उस लड़के को उसने इंस्टाग्राम पर अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था। वह लड़का उसकी खूबसूरती और मीठी मीठी बातों में आ गया था। जिस तरह उसने मुझे इतने साल अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा कर रखा हुआ था, बिल्कुल इसी तरह उसने उस लड़के को भी फंसा लिया। वह लड़का अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर उस लड़की से शादी कर लिया। सबा ने न सिर्फ उस लड़के से शादी की, बल्कि हक मेहर के नाम पर लंबी चौड़ी रकम भी वसूल की थी और काफ़ी सारी जायदाद भी अपने नाम लिखवा ली थी। उसके बाद जब वह लड़का वापस चला गया तो कुछ ही साल के बाद उसको डिवोर्स पेपर भिजवा दिए और उसे जान छुड़ा ली। पप्पू की बात सुनकर मुझे लगता था कि वो मेरी बात कर रहा है, लेकिन वह तो कोई और ही कहानी सुना रहा था। मैंने उसे गिरबान से पकड़ लिया और कहा कि मेरी बीवी ने मुझसे कोई डिवोर्स नहीं ली थी। मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, मैं जानता हूँ उसने आपसे कोई डिवोर्स नहीं ली है। मैं तो आपको उसके पहले पति का किस्सा सुना रहा हूँ, आगे और भी बहुत कुछ सुनाने के लिए अभी बाकी है। पहले पति का किस्सा ऐसे शब्द ने मुझे उछलने पर मजबूर कर दिया था। मैं सबा की ज़िंदगी में आने वाला पहला आदमी नहीं था। मोहब्बत के दावे जो वो मुझसे किया करती थी, क्या वह सब कुछ झूठ था? पप्पू ने बताया कि उसकी डिवोर्स हुई तो पप्पू को दोबारा से अपने लिए रास्ता नज़र आने लगा था। वह अपनी मोहब्बत की फरियाद लेकर सबा की चौखट पर फिर से गया था। सबा ने यह कहकर मना कर दिया, अब सिर्फ ऐसे ही लोगों से शादी करेगी जो परदेश में रहते हैं और यहाँ सिर्फ अपनी कमाई भेजा करते हैं। सबा काफ़ी अमीर हो चुकी थी। उसने अपने दुबई वाले पति से बहुत कुछ लूटा था और फिर उसके बाद कुछ ही दिनों में उसने दोबारा से किसी नए लड़के को फंसा लिया था। वह जहाँ चाहती वह उसके पीछे पीछे ही था।
उसको अपनी मोहब्बत में उलझा कर रखा हुआ था। मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़कर उस बेवफा के पीछे पड़ा हुआ था। देखते ही देखते सबा ने एक और ऐसे लड़के से शादी कर ली जिसकी तरफ से एक बहन भी थी। वह भी शादीशुदा थी। वह लड़का जब वापस आया तो उसने भी सबा के लिए बहुत कुछ किया। उसने जेवर के नाम पर लाखों रुपए का सोना बटोरा था और फिर उसके जाने के कुछ ही साल के बाद सबा ने पहले की तरह उसे भी डिवोर्स ले ली। इस तरह वह अमीर लड़कों से शादी करती और उनके घर वाले तो पहले से ही सबा के खिलाफ होते थे, इसलिए जब वो उन्हें छोड़कर फरार हो जाती तो घर वाले भी कोई एक्शन नहीं लेते थे। इस तरह सबा अच्छा खासा पैसा लूट चुकी थी। उसने अब तक 4 शादियां कर ली थी, फिर 5वीं शादी उसने आपसे की थी। लेकिन आपकी माँ बहुत समझदार औरत थी। वह पहले ही दिन सबा के तौर तरीके जान गई थी। उन्होंने सबा पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया था और पैसे के नाम पर सिर्फ ज़रूरत का खर्चा देना शुरू कर दिया। ये बात सबा से बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि इस बार उसने अपना मंसूबा नाकाम होते दिखाई दे रहा था। इसलिए सबा ने बड़ी चालाकी से आपकी माँ को धीरे धीरे जहर जैसी नशीली दवाई देना शुरू कर दी और कुछ ही साल में आपकी माँ को नींद में हार्ट अटैक आ गया था और वह गुजर गई थी। ये बात मुझे उस वक्त पता चली जब आपने मुझे अपने बंगले पर गार्ड रखा था और खुद अमेरिका चले गए थे। ये इत्तेफाक था या किस्मत? मैं सबा के पीछे पीछे जब उस शहर में आया, यहाँ मैंने गार्ड की नौकरी कर ली और जब आपने गार्ड की तलाश शुरू की तो मैं ही आपके बंगले का गार्ड बन गया। मुझे पासवर्ड से आपकी माँ के अचानक इंतकाल का पता चला तो मैं सबा पर दबाव डालकर उसे सारी हकीकत जान ली थी। सबा ने आपकी माँ को जान से मार दिया था और फिर उसके बाद उनका सारा जेवर अपने कब्जे में ले लिया, सारा पैसा अकाउंट से निकलवा लिया और आपको पूरी तरह कंगाल कर दिया और फिर अपनी मौत का झूठा नाटक रचाकर फरार हो गई। उसे लगता था इस बार भी उसकी मोहब्बत में मैं उसके पीछे पीछे चला आऊँगा, उसका सच बताने के लिए कोई बाकी नहीं रहेगा और शायद ऐसे ही हुआ था। लेकिन मुझे आपका इंतज़ार था। जब मैंने आपकी हालत देखी तो मैं आपको छोड़कर ना जा सका। मुझे लगता था कि कुछ दिनों में ही आप संभल जाएंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल ही टूट कर बिखर गए थे। जब मैंने आपकी हालत देखी तो फैसला कर लिया मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगा। आप एक बेवफा के पीछे इस तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो। आपकी बीवी सबा जिंदा है और वे कहीं किसी दूसरे शहर में किसी नए परदेसी को अपना निशाना बनाने में बिजी होगी। यही उसका काम है और यही सब उसे आता है। आपकी दौलत, आपकी माँ के जेवरात की खातिर उसने आपकी माँ की जान ले ली। अब आप सोचिए वह किस तरह खतरनाक औरत हो सकती है। काश कि मैं आपको पहले ही ये सब कुछ बता देता, ये सब कुछ ना हुआ होता। लेकिन मुझे नहीं मालूम था वह इस बार इस तरह बगावत पर उतर जाएगी। आप कैसे ऐसी लड़की के लिए अपने आप को बर्बाद कर सकते हो, जिसने आपसे पहले भी 4 शादियां कर चुकी है। उसका भाई भी उसके साथ मिला हुआ है। वह भी बहन के ऐसे पैसों पर ऐश करता है। ये तो आप भी जानते हैं। वह अपना घर बार सब कुछ छोड़कर फरार हो चुका है, क्योंकि उसे डर था कहीं आप उसके पीछे ना चले आए। पप्पू की बातों ने मुझ पर ऐसा गुस्सा सवार कर दिया था। मैं कैसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया था, जिसमें बीवी बनकर मुझे नागिन की तरह डसा था। मेरी माँ को मौत के घाट उतार दिया था और मुझे पछतावे की आग में जलने के लिए छोड़ गई थी। पप्पू मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। मैंने उसे माफ़ कर दिया। मेरे ही बंगले में गार्ड की नौकरी करने लगा। मैंने अब यही हिंदुस्तान में ही नौकरी तलाश कर ली थी। मेरा बैंक अकाउंट खाली पड़ा था, ना मेरी माँ के जेवर थे और ना ही बाकी कोई पैसा था। मगर फिर भी धीरे धीरे अल्लाह ने मुझे सब्र दिया और फिर पप्पू का साथ मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हो गया और गार्ड से कहीं ज़्यादा मेरा दोस्त बन चुका था। मेरी ईमानदारी और मेहनत ने मुझे बहुत तरक्की दिलवाई थी। इस तरह 2 साल बीत गए। पप्पू ने अपनी बहन का रिश्ता मेरे लिए दिया था। मैंने बखूबी उसकी सीधी सादी नेक बहन से शादी कर ली। मैं अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह खुश हो चुका था। उन्हीं दिनों मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी। उसकी डिलीवरी के टाइम नज़दीक थे। मैं और पप्पू दोनों उसे लेकर अस्पताल चले गए। डॉक्टर ने मेरी बीवी की कंडीशन कुछ नाजुक बताई थी। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की धड़कनें कुछ कम चल रही है, इसलिए जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने कुछ सामान और पर्ची बनाया था, उसे लेकर मैं बाहर दवाई खाने पर पहुंचा था। दवाई लेकर ऊपर अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ रहा था। सबा सामने से आती हुई नजर आई। मैं एकदम ही उछल पड़ा था, क्योंकि मैं उसे पूरे 3 साल बाद देख रहा था। उसने भी मुझे देख लिया था, लेकिन मैं अभी बहुत इमरजेंसी में था। पहले मैं दवाई लेकर अपने बीवी के पास जाना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत जल्द से जल्द मंगवाया था
उधर मेरी बीवी की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। इधर मैं सबा को देख लिया था। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मैं पूरे अस्पताल में उसको ढूंढ डाला। पप्पू भी मेरे साथ उसको ढूंढने में मदद कर रहा था। फिर हमें वो फर्स्ट फ्लोर के एक वार्ड में मिली और उसकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी। जब हमने उससे पूछताछ की तो पता चला उसको एड्स हो गया है। मैं वहीं पर पुलिस को बुला लिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि उसने मेरे बहुत सारे पैसों को बर्बाद किया था और मेरी माँ की कातिल भी वही थी। पुलिस को मैंने सारी डिटेल और जानकारी दी थी। लेडीज पुलिस उसको जेल ले गई और उस पर मुकदमा चलाया गया। इधर मेरी दूसरी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया था। मेरी खुशी दुगनी हो गई थी। मेरी माँ की मुजरिम भी पकड़ी गई थी। मेरे बेटे ने भी जन्म ले लिया था। ये केस काफ़ी सालों तक चलता रहा और सबा की तबीयत भी दिन ब दिन घटती जा रही थी और मुझे वह कई बार कोर्ट में माफ़ी मांग चुकी थी। मैंने उसे माफ़ नहीं किया, क्योंकि वह अपने गुनाहों की सज़ा तो काट रही थी, लेकिन पप्पू ने उसे जेल से छुड़वा लिया और मेरे पैरों में भी गिर गया और कहा कि क्यों मर्ती को मार रहे हो, उसके गुनाहों की सज़ा तो उसे मिल रही है। आखिरी पल में उसके साथ मैं रहना चाहता हूँ और उसकी देखभाल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसे दिलो जान से चाहता हूँ। मैं उसके शरीर को तो पहले भी नहीं चाहता था, बस दिल लगाकर बैठा हूँ। पप्पू उसे छुड़ाकर अपने घर ले गया और उसके साथ निकाह भी कर लिया और उसके बिस्तर पर ही उसका सारा सेवा करता। मैंने आज तक ऐसा इंसान या ऐसा आदमी नहीं देखा जो इतना टूट कर चाहता हो। उसके सारे गुनाहों को मालूम है, फिर भी वह उसको इतना चाहता है कि उसको चारपाई पर भी उसकी खिदमत कर रहा है। पप्पू मोहब्बत करने वालों की एक मिसाल कायम कर रहा है। आप लोग बताइए कि पप्पू की मोहब्बत कितनी सच्ची है। पर मैं तो उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसने मेरी जन्नत जैसी माँ को मौत के घाट उतारा था। लेकिन मैं पप्पू की मोहब्बत की मिसाल को सलाम करता हूँ। आप लोग बताइए, क्या पप्पू जैसा प्यार आप लोग कभी कर सकते हैं? मैं तो कभी नहीं कर सकता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।